आ रही है तो इसमें सियासी मजबूरी के सिवा वजह कुछ और नहीं। लोकसभा नतीजों के बाद आप तेजी से बिखरने लगी। शाजिया और योगेंद्र ने केजरीवाल के तौर तरीकों पर सीधे निशाने साधे। शाजिया ने तो पार्टी ही छोड़ दी। केजरीवाल का हृदय परिवर्तन होता दिखा आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान, जब उन्होंने योगेंद्र यादव को अपना अच्छा दोस्त बताया और शाजिया को पार्टी में वापस लाने के लिए मनाने की बात कही। केजरीवाल शायद सियासत के उस चेहरे को अब समझने लगे हैं जहां वक्त और मौके के साथ बदले बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, सत्ता तो दूर की बात है। दिल्ली में कांग्रेस और आप दोनों के विधायक भी ये जानते हैं कि विधानसभा के नए चुनावों की नौबत आई तो ना जाने उनका क्या होगा। डर यह है कि सत्ता तो गई, विधायकी भी खो बैठेंगे। खुद केजरीवाल सोच रहे होंगे 6 महीने में ये क्या से क्या हो गया। पहले ही चुनाव दौर में दिल्ली की सत्ता मिल गई, लेकिन देखते ही देखते अब राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती सामने है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के समर्थन को लेकर केजरीवाल अपनी तरह की कोई ना कोई दलील भी ढूंढ ही लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। फिर मिलेंगे। आज का मुद्दा यही है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और साथ ही साथ शिक्षाविद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल राजनीतिक मामलों के जानकार अशोक मिस्त्री जी आपसे करना चाहेंगे। क्या यह मुमकिन है कि फिर एक बार कांग्रेस और आप साथ आए? कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वो लोग सरकार फॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉरल ग्राउंड की जहां तक बात करें तो हजार सवाल उनके सामने जरूर आएंगे और जब भी वो कभी इस तरह की सरकार बनाने के बिल्कुल करार पर आ जाएंगे तब ये जरूर पूछा जाएगा कभी आपने क्यों दिल्ली को छोड़ दिया। आपको लगा कि हम लोकसभा में जाके बहुत बड़ा ये कर देंगे, हम ये करके लोकसभा में चले गए और जहां तक नरेंद्र मोदी के सामने लड़ना था और जितने भी लोग लड़े हैं सभी बड़े दिग्गज लोगों के सामने खड़े कर दिए, न तो वो खुद जीते, अपनी डिपॉजिट भी नहीं बचा पाए। तो ये एक जो परिस्थिति, अब जब लगा कि अब हाथ से सब कुछ निकल चुका है तो अब कुछ सत्ता चाहिए, तो चलो भाई फिर जाके बैठ जाते। नहीं, ये तो जनता के साथ तो ये सही नहीं है, ये तो मजाक ही गिना जाएगा कि आपने जब चाहा आपने छोड़ दिया। 49 दिनों में सरकार छोड़ दिया आपने, आपको सही समर्थन मिला था, सही ढंग से सरकार चल रही थी, सब कुछ आपके साथ थे, लोग आपके साथ थे, आपके ऊपर भरोसा किया था, आपने उसे भरोसा तोड़ दिया और फिर गए लोकसभा में। वहां जब कुछ नहीं हुआ फिर जाके चलो भाई अपने पुरानी दिल्ली की जो कुर्सी है वो संभाल लेते हैं। कहीं ना कहीं खाली जी ये जो चीजें हैं लोग इतना जल्दी भूलते नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस फाइनल डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोचेगी कि उस आदमी के ऊपर या तो उस पार्टी के ऊपर कि आज तक लोकसभा के इलेक्शन के बाद भी जब ये बात उठी तब भी कोसते नजर आए, उसके साथ एक साथ बैठना कितना उनको लाभदायी होगा। क्या एक बात तो सही है कि कांग्रेस के पास गंवाने कुछ नहीं है कि उनकी सीट्स इतनी सारी नहीं है कि जिसमें कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि अगर इलेक्शन होता है तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होने की संभावना है। शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं पीएस आहूजा सर। हम आपसे जानना चाहेंगे आहूजा जी कि जिस तरीके से अभी आना चाह रही है, आप सरकार बनाना चाह रही है, तो क्या अति उत्साहित हो गए थे जिस तरीके से उन्हें 28 सीटें मिली थी दिल्ली में? देखिए खालिद भाई, ये जो सरकार बनाई थी उन्होंने पूरे देश में दिल्ली का मुद्दा लेके बहुत जन जागृति लाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो उन्होंने जल्दबाजी के डिसीजन लिए, पानी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, कई सालों से ये पुराने मुद्दे चलते आ रहे थे और चंद दिनों में उनका सॉल्यूशन निकालना संभव नहीं था। इस जल्दबाजी की वजह से और जन लोकपाल बिल जो है वो जल्दबाजी में लाना उनकी बहुत बड़ी भारी गलती थी। उसे पूरे पार्टी को भुगतना पड़ा। दिल्ली के लोगों के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा हुआ। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कदम आप द्वारा उठाया गया उसके बाद जो अंजाम उन्होंने भुगता है, तो क्या इससे सबक लेगी, अस्तित्व बच पाएगा आपका? देखिए, आपके पास जब ये डिसीजन लिया तब दुविधा थी। आपने
अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि हम हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ 15 दिन में लागू करेंगे। उसमें बिजली, पानी, राइट टू रिकॉल से लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी जन लोकपाल, कि जो उनका जनाधार था, जिनके ऊपर उन्होंने जनाधार क्रिएट किया था, चुनाव लड़ा था और पूरे देश में एक आंधी फैलाई थी। तो आपने ये दिखाने का प्रयास किया था कि हम दूसरे जैसे नहीं हैं, हम सत्ता के लालची नहीं है, हम अपने मुद्दे पे अड़िग हैं और अपने मुद्दों के लिए हम सत्ता छोड़ सकते हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सत्ता छोड़ी थी, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते तो उससे भी अधिक नुकसान उनको हो सकता था। लोग कहते कि आप जन लोकपाल नहीं ला सकते हैं, आपने इतने दिनों में कुछ नहीं किया है, आप जन लोकपाल के नाम पे सत्ता पे आए, आपने ये काम नहीं किया। यानी वो मजबूरी बन गई थी, मजबूरी बन गई थी। तो अब ऐसे में सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि पहल कैसी होगी अब सरकार बनाने के लिए, क्योंकि अब मालूम है मोदी की लहर है जो चली है तो सबको अपने साथ लेकर गई है। जैसे आपने पहले सवाल पूछा कि उन्होंने इस्तीफा देके चुनाव लड़ा, वो क्या उनकी एक राजकीय भूल थी? उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि जब हमें दिल्ली में इतने अच्छा जनाधार मिला है तो इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, और अगर दिल्ली में सरकार में उलझे रहने से अच्छा है कि हम सैद्धांतिक रूप से स्थापित होने के लिए सरकार का त्याग कर दे, बलिदान दे दे और जनता की नजर में एक हीरो बन जाए और सरकार की जिम्मेवारी नहीं रहेगी तो हम पूरे देश में कार्य कर सकेंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार में उलझे रहेंगे तो पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन में हम उतनी ताकत नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए दिल्ली सरकार को ठुकरा के पूरे देश यानी उनकी रणनीति उन पर भारी पड़ गई। जी बिल्कुल, अशोक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रणनीति क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से पहल होगी और किस तरीके से कांग्रेस और आप एक साथ आएगी और इसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि दोनों ही पार्टी को डर है कि आज कहीं इलेक्शन आ गया और वो इलेक्शन में उतरे तो अब जो सीटें हैं उससे बहुत ही कम हो जाएगी और शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा व्हाइट वॉश हो जाए, ऐसी एक स्थिति है। अब दोनों को थोड़ी बहुत सत्ता चाहिए। और देखिए, आप में से भी कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा था कि आपके पास कुछ पावर्स आएगा तो लोग उनके साथ जुड़े। देखिए, हर कोई चीज बहुत क्लीन एंड नीट, हर कोई लोग क्लीन एंड नीट नहीं होता है राजकारण में। जब भी वो कभी आता है तो उसके पास कुछ उम्मीदें होती है, और जब लगा कि इनके पास कोई सरकार नहीं बनेगी, कोई होदा नहीं मिलेगा, कोई चीजें नहीं होगी, तो यहाँ रह के क्या फायदा। एक ये बात। दूसरी बात कि आज के दिन में, अभी आचार्य साहब ने सही बात कही कि वहां पर गए, बलिदान दे दिया। अब जब बलिदान दिया है तो बलिदान को बरकरार रखो। आप फिर से एक बार सत्ता की कुर्सी पाने के लिए क्यों अपने आप को ये महसूस करा रहे हो लोगों को कि नहीं भाई हमें तो पावर चाहिए, हमें बलिदान नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, नेताओं ज्यादा सीटें हैं आपके पास। बिल्कुल। आहूजा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप कहा करते थे कि मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनने के लिए हम आए हैं, हम सत्ता के लिए थोड़ी ना आए हैं, 1000 बार हम मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान कर देंगे, तो एक ही बार आपने कुर्बान की तो आपको पता चल गया कि हमारा अंजाम क्या होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं आगे? अभी जहां पे देखिए, स्टैटिकली हम देखेंगे कोई भी पार्टी जो है कांग्रेस के सिवा जो है सत्ता में नहीं आ सकती है जी। जनता तो बिल्कुल जो है, दिल्ली की जनता हो या देश की जनता, उन्होंने अभी जो लोकसभा में जो अपना मत दिया है कि कांग्रेस मुक्त जो है देश चाहिए, कांग्रेस मुक्त राज्य चाहिए, तो यहाँ पे फिर कांग्रेस आएगी तो दिल्ली के जनता के लिए फिर नहीं, तो कांग्रेस के साथ भी मजबूरी है ना, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करती है फिलहाल, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, पब्लिक का फायदा नहीं होगा खालिद भाई जी। पब्लिक का जो है बिल्कुल जो भी है होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर जब भी मौका मिलेगा कांग्रेस पार्टी उनकी फिर टांग खींच सकती है। ठीक है। देश की जनता ने जिस प्रकार से मैंडेट दिया है इस चुनाव में, उसको देखते हुए पिछले आने वाले 5 साल में मध्यवर्ती चुनाव की उम्मीद इस वक्त तो नहीं लग रही है, और इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी सोच रही होगी कि 5 साल बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है, लोगों के स्मृति से, दिमाग में से हम निकल भी सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि अभी अपने राजकीय अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जो भी किया जा सकता है करना चाहिए। जी, ऐसे में मिस्त्री, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या भाजपा का डर समा गया है आप में और कांग्रेस में, इसलिए मजबूरन दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है? निश्चित रूप से, क्योंकि उनको बिल्कुल मालूम है अगर इलेक्शन आता है, अभी तो डिसॉल्व हुई नहीं असेंबली, अगर डिसॉल्व हो गई और कल इलेक्शन अगर आ गया तो डेफिनेटली क्लीन स्वीप हो जाएगा। जिस तरह के दिल्ली की सभी लोकसभा की सीटें चली गई और जो अभी तक जनाधार मिला था आपको, आपके पास जो मुद्दे थे, उनका जो सिद्धांत था, उनके पास
एक ये था कुछ कि नहीं ये लोग कुछ करके दिखाएंगे, जो आंदोलनकारी पार्टी है, कुछ करके दिखलाएगी। हाँ, हम डिफरेंस है, हम किसी से अलग है, ये दिखाने का जो उनके पास मौका था उन्होंने गंवा दिया। निश्चित रूप से आप की जो सीटें हैं उसमें भी काफी कटौती, आई मीन दे विल बी लूजिंग टोटली, और बीजेपी क्लीन स्वीप आ जाएगी। तो और इसी के लिए दोनों ही पार्टियों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई अगर जारी रखनी है तो यहां बैठना जरूरी है। बिल्कुल, आपके लिए कहना जरूरी है कि अब पछतावे का होत जब चुड़िया चिग गई। खैर, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात इसी मुद्दे पर जारी रहेगी। Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप SMS से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD ऐप और भेज दीजिए 56767 पर। बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है दिल्ली की। क्या दिल्ली में कांग्रेस और आप पार्टी एक साथ फिर से आएगी? हाथ मिलाएंगे दोनों? सवाल अहम है। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस मुंह से आप पार्टी जनता के बीच जाएगी अगर सरकार बनाना चाहती है तो? देखिए, आप किसी भी राजनेता से पूछेंगे कि वो राजनीति में क्यों है तो वो एक ही जवाब देगा कि सेवा करने के लिए जी। और ये हकीकत भी है कि सत्ता में रहकर जो सेवा की जा सकती है वो सत्ता से बाहर रहकर नहीं की जा सकती। अगर आप और कांग्रेस मिलके एक गवर्नमेंट दिल्ली में स्थापित कर सकते हैं तो वो गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज देश में गुड गवर्नेंस की बात होती है तो गुजरात मॉडल की बात की जाती है। लेकिन जिस तरह से सर्विस सेक्टर में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं या कॉर्पोरेट में होते हैं, जिसकी सर्विस उपभोक्ता को अच्छी लगेगी वो उसको पसंद करेगा। ऐसा ही अब राजनीति में हो रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स हो रहे हैं और लोगों के पास वेटिंग का टाइम कम है, लोग ज्यादा वेट नहीं करते, उनको परफॉर्मेंस चाहिए। तो जो अच्छा गवर्नेंस देगा, जो बिजली पानी मूलभूत समस्याओं को जल्दी क्योर करेगा, लोग उनको पसंद करेंगे। और इसीलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मिलके अपने अस्तित्व के लिए दिल्ली में सरकार बनाए तो मुझे लगता है कि वो कॉम्पीट करने की कोशिश करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार से। जी बिल्कुल। ऐसे में सवाल मिस्त्री जी आपसे मैं करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस समर्थन देती है आपको तो क्या शर्तें हो सकती है? देखिए, शर्तें सीधी सी बात है कि दोनों को अस्तित्व का ये करना है। यहाँ अगर कांग्रेस ये कहती है कि आज समर्थन दे और कल एक हफ्ते के बाद अगर वो वापस खींच लेते हैं तो वो जनता की नज़रों में बिल्कुल गिर जाएगी वो पार्टी। तो ये बात तो सही है कि कांग्रेस को भी ये लगता है कि यहाँ से जनाधार बनाने के लिए या तो अपना अस्तित्व टिकाने के लिए या तो 6-7 जो सीटें मिली उनसे कुछ ज़्यादा सीटें लाने के लिए ये जरूरी है कि कुछ काम करके बताए और जिससे हम ये प्रूव कर सके कि नहीं अभी भी हमारे पास काम करने की क्षमता है। अगर वो दिखा पाए तो ये मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर वो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट देती है तो सपोर्ट वापस खींचने की गलती नहीं कर सकती। दे हैव टू बी देयर विद देम। अगर हाँ ये हो सकता है कि कई लोग अगर आपसे ही निकल जाए और पार्टी अपने आप कह दे कि भाई मेरे से सरकार नहीं चल सकती, जैसे कि एक बार केजरीवाल साहब ने कह दिया कि भाई ये 49 दिनों के अंदर सरकार हम नहीं चला सकते करके, ऐसी अगर कुछ परिस्थितियां होती तो अलग बात है। लेकिन जहां तक कि सपोर्ट का सवाल है, अगर एक बार सरकार बनती है और सपोर्ट देते हैं तो वो सपोर्ट उनको कांग्रेस की तरफ से तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट रहेगा और शर्तें भी रहेंगी। ऐसे में आहूजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने पार्टी छोड़ दी, आपने सरकार छोड़ दी 49 दिन के बाद, तो क्या इसमें मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री बदल दो तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें कहीं ना कहीं से आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है ये। लेकिन जहां तक लोगों का विश्वास है वो तो बिल्कुल टूट चुका है। ये तो एक काम चलाऊ गवर्नमेंट के तरीके से ही चलेगी, भले कांग्रेस की सपोर्ट हो
तो चलिए, ऐसे में सिर्फ ये आपकी मजबूरी है या फिर कांग्रेस की मजबूरी है? क्योंकि केंद्र में दिल्ली एक केंद्र का स्थान है, एक मुख्य स्थान है। ऐसे में चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के काम को किस तरीके से रोका जाए, दिल्ली में अपनी सरकार बनाकर किस तरीके से हम लोगों के सामने हाईलाइट हो, क्योंकि तमाम मीडिया दिल्ली और नोएडा से जुड़ी हुई हैं। तो क्या ऐसा कर सकेगी कांग्रेस को? इसमें भी फायदा दिख रहा है, ये कांग्रेस की भी मजबूरी है ये उनके सर्वाइवल का सवाल है दोनों पार्टियों का जी। आप पार्टी तो बिल्कुल जा चुकी है जी, कांग्रेस को भी नेशनल लेवल पे इतना बड़ा जोर का झटका लगा है जी। तो दोनों पार्टी का सर्वाइवल है। उनके पास अभी दिल्ली बची है अपना मुंह दिखाने के लिए लोगों के लिए, तो उसकी वजह से ही चल पाएंगे, लेकिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, नैतिकता कहीं ना कहीं ये खोती हुई महसूस होगी। तो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से लहर बीजेपी की चल रही है, तो आचार्य जी कितना फायदा आप देखते हैं? अगर जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि नैतिक अधिकार ही नहीं है आपको और कांग्रेस को सरकार बनाने का, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, पिछले इलेक्शन में जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें आपको निश्चित रूप से मेजोरिटी नहीं आई थी जी। लेकिन इसके बाद हुए लोकसभा इलेक्शन में आपको एक भी सीट दिल्ली में नहीं मिली, लेकिन 6% जितने काफी सारे वोट्स आपने बटोरे। दूसरे मुकाम पर रही, हमेशा दूसरे मुकाम पर रही है। हाँ, तो इसको देखते हुए कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जाता, लेकिन जन सामान्य का एक मानस रहा है कि जो केंद्र में जो सरकार है वही स्टेट में है तो विकास बहुत जल्दी होता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतदाता अब ये समझ रहा है कि दिल्ली में केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर उसी सरकार स्टेट में आएगी तो फायदा ही फायदा है। तो इसको देखते हुए बीजेपी के चांसेस अगर चुनाव हो विधानसभा के दिल्ली में तो अच्छे दिख रहे हैं जी। अच्छा मिस्त्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक गलती माफ, चलिए एक गलती माफ, आपने गलती की, आंदोलनकारी पार्टी थे आप, आपको माफ कर दिया जाता है, क्या ऐसा कर सकती है जनता, दिल्ली की जनता? देखिए, पहली बात तो योगेंद्र का 2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, या तो हम एक जन आंदोलन के रूप में ही रहना चाहते हैं, हमारी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, हम ये इस तरीके से नहीं, कांग्रेस और बीजेपी जैसे नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हो तो आप उसी के मुताबिक हो और आप भी एक पार्टी बन गए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आप सरकार भी उनके साथ चलाएं और गालियां भी उनको दो, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि ये कहीं ना कहीं ये लंबा कितना चलेगा ये तो वक्त बताएगा, और जो परिस्थितियां अभी है, आप अगर लोगों के पास जाती है तो निश्चित रूप से उनका विश्वास लोग शायद ही करें। इसीलिए अब जो वेव चल रहा है बीजेपी का, वो वेव में, वो भंवर में डूब न जाए, उसके लिए कुछ दिन और सरकार बना लेते हैं। 2-3 साल अगर निकल गए, वो तो बहुत लंबी बात है, 1-2 साल भी अगर निकल गए तो बहुत ही बड़ी बात है कि लोगों के दिमाग में से ये सरकार क्या काम करती है उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आना शुरू हो जाए और हमारा कुछ फिर से एक बार विश्वास बढ़ जाए। तो ये एक मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज जिसको बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है खालिद जी। जी, जहां तक बात होती थी कि हम नैतिकता के आधार पर आए हैं, हम अच्छे काम करने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं वो छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर सरकार बनती है। और ये हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर दिल्ली में सरकार बन जाती है आपकी और कांग्रेस की मिलकर के, तो इसके परिणाम, विधानसभा चुनाव हैं, महाराष्ट्र में हैं, हरियाणा में हैं, साथ ही साथ आपको और भी अन्य स्थानों, जम्मू कश्मीर में है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि जो बीजेपी की वेव चली है जी, वो सभी राज्यों में छाई हुई है। जैसे अभी हम सब लोगों ने जो विचार सुने कि दिल्ली में भी यदि फिर से इलेक्शन होती है तो उनका सफाया हो जाएगा दोनों पार्टियों का। जी, जी। बिल्कुल ना के बराबर उनको ना के बराबर। आचार्य जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या परिणाम होंगे दूसरे राज्यों में? देखिए, आपने जो मोरालिटी और सिंप्लिसिटी, सादगी के आदर्श प्रस्थापित किए हैं वो स्वीकार्य है, और दूसरी पार्टियों को भी, राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार आई या इवन प्रधानमंत्री जी को भी वो उसके मुताबिक काम करना पड़ा है। उन मंत्रियों को कहना पड़ा है कि आप अपने मकानों और किचन की मरम्मत में पैसा वेस्ट मत कीजिए। जैसे आपने अपने सभी नेताओं को कहा है कि हम सरकारी खर्चे से कोई खर्च नहीं करेंगे, सरकारी पैसों से, या सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल लाइट वाली गाड़ियों का नहीं करेंगे। तो इसका अगर एक पार्टी ऐसा करती है तो जाहिर है कि दूसरी पार्टियों को भी
स्टैंडर्ड रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये चीजें जनमानस में उतर गई है। लेकिन अगर संक्षिप्त में, हाँ संक्षेप में बताऊं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार अगर दिल्ली में बनती है और कम समय में अच्छा काम करके दिखाती है तो महाराष्ट्र और दूसरे विधानसभा चुनाव में उनको बेनिफिट मिलेगा। जी, ऐसे में मिस्त्री जी फाइनल कमेंट्स आप ही चाहेंगे, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि क्या आपको कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहिए या फिर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? मुझे तो लगता है कि संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उनको अस्तित्व इस तरह से अगर टिकाएगा तो जो कुछ भी विश्वास लोगों में वो भी खो जाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े अशोक मिस्त्री जी, राजनीतिक मामलों के जानकार, साथ ही साथ सरस्वती चंद्र आचार्य जी और PS आहूजा जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, कल होगी फिर आपसे मुलाकात नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। The Nisa Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The Nisa Group is now poised to grow even bigger, stronger and sharper with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The Nisa Group of Companies, where opportunity is reality. जानो दुनिया की खास पेशकश। आज का मुद्दा अब नए अंदाज में, सोमवार से शुक्रवार हर रात 8:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज।
आप SMS से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD ऐप और भेज दीजिए 56767 पर। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger and sharper with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं एनमार्ट। आज सदन के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। मोदी सरकार का दूसरा बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने यूपीए शासन के दौरान शुरू UIDAI समेत 4 मंत्रिमंडलीय समितियों को किया समाप्त। गंगा की सफाई के लिए मोदी सरकार का प्लान तैयार। नदी में कूड़ा फेंकने वालों को और थूकने वालों की अब खैर नहीं, भरना होगा जुर्माना। दिल्ली में बिजली कटौती पर दूर करने में जुटी केंद्र सरकार। मंत्री ने 10 दिन में स्थिति सुधारने का किया दावा। आपका बीजेपी पर निशाना। और नदी में बहने से लापता हुए छात्रों के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब। 16 जून तक रिपोर्ट सौंपने के दिए आदेश। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जानो दुनिया खबर और आपके साथ मैं हूं नेहा। आज 16वीं लोकसभा के पहले सत्र का आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नई सरकार का जो रोडमैप सामने रखा गया था, प्रधानमंत्री उसी पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और अमरिंदर सिंह विपक्ष की ओर से सरकार के रोडमैप पर बहस करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को अपने अभिभाषण में सरकार का एजेंडा पेश किया था। वहीं मंगलवार को सदन के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई थी। यह संसद का विशेष सत्र था जिसका आज आखिरी दिन है। मोदी सरकार ने बड़े फैसले लेते हुए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण समेत विभिन्न विषयों पर पिछली सरकार की गठित 4 मंत्रिमंडलीय समितियों को मंगलवार को समाप्त कर दिया। यूपीए सरकार की कुछ व्यवस्थाओं को भंग करने का नई सरकार का ये दूसरा बड़ा निर्णय है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कीमतों पर मंत्रिमंडलीय समिति, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडल की समिति तथा मंत्रिमंडल की विश्व व्यापार संगठन मामलों की समिति को भी भंग कर दिया गया है। बयान में UIDAI संबंधित मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में कहा गया है कि बड़े निर्णय पहले ही किए जा चुके हैं और शेष मामले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष लाया जाएगा। कीमतों पर मंत्रिमंडल की समिति का कामकाज अब मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति देखेगी। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर मंत्रिमंडल की समिति से जुड़ा काम प्राकृतिक आपदाएं आने पर अब मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।
बयान के अनुसार विश्व व्यापार संगठन मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति का काम भी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति देखेगी और जब भी जरूरत होगी मंत्रिमंडल की पूर्ण बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने सभी मंत्रियों के EGOM तथा मंत्रियों के समूह GOM को समाप्त कर दिया था। 16वीं लोकसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। बीजेपी महासचिव और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के दौरान रूडी ने देश में बिजली संकट का मुद्दा उठाया। रूडी ने कहा कि देश में बिजली कटौती बहुत बड़ा संकट है, जल्द ही इसको दूर किया जाएगा। सरकार के एजेंडे पर चर्चा करते हुए रूडी ने कहा कि अगले 10 वर्षों में देश का कायाकल्प करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है, वो सभी की सुनेंगे। इसके बाद रामविलास पासवान कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और ADMK की तरफ से डंबी धुरई ने अभिभाषण पर अपने विचार रखे। 2 जून की रोटी हमें मिले, उसका विश्वास था नरेंद्र मोदी के प्रति। एक मां जो गर्भवती है, उसका विश्वास यह था कि जब मैं होश में आऊं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ में जीवित मिले और मेरे छाती से लगा के मैं उसे दूध पिला सकूं। एक मां का ये उम्मीद था। नौजवान का इस देश में क्या उम्मीद है? उसे रोजगार चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या उम्मीद है? बदायूं की घटना के बाद कि कम से कम अगर हम बाहर जा सके तो शौच। मुझे याद है मेरे पटना के बगल में जो छपरा संसदीय क्षेत्र है, सारा उसके बगल में एक गांव में गया, वहां महिला ने मुझसे कहा कि साहब शौच का जगत तो शौच का व्यवस्था नहीं है और कभी दूसरे के धरती पर अगर हम शौच उपयोग करने जाते हैं तो लोग हमें मार के भगा देते हैं। आज भी 65 वर्ष के बाद ये देश की स्थिति है, उसकी सोच है, उसकी भी एक उम्मीद है। शहरी महिला को वो सुरक्षा चाहती है और गैस के सिलेंडर का दाम कम चाहती है, वो भी एक उम्मीद में बैठी है। हम मानते हैं इस बात को कि भारत एक बगीचा है। इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और बगीचा का वही माली अच्छा होता है जिस बगीचा में हर तरह के फूल को खिलने का मौका मिलता है। और हमारी सरकार का, राष्ट्रपति के अभिभाषण का यही अभिप्राय है कि बगीचा का कोई फूल मुरझाने नहीं पावे, हर कली को खिलने का मौका मिले, हर फूल को मुस्कुराने का मौका मिले। प्रेसिडेंट स्पीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले की गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसको मुड़ोड़ के अलग अलग ढंग से बोले। इसमें कोई नहीं है, बहुत से चीजें जो AIPP स्कीम है, अब वो दूसरे नाम से एक इरिगेशन की प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश, प्रधानमंत्री के नाम से लाने की कोशिश। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम विच इज ऑलरेडी देयर। राजनाथ सिंह साहब जानते हैं, वो डिपार्टमेंट पहले वो हैंडल किए हैं, उसी को अलग अलग ड्रिप इरिगेशन है तो उसको अलग ढंग से आपने बोला। There is a pollution. All the rivers are polluted. You are coming only Ganga only you are telling. What about other rivers? Kaveri? You take out Brahmaputra. Then you got other Sindhu. And all Mahanadi, Krishna, all polluted. Pamba, all polluted. Therefore, don't think only Ganga is the only thing. All other things, other rivers also, the national rivers. You please see that how you can protect the rivers, because this is the only source where we can get the drinking water. Otherwise, we can't get the drinking water. Where we will go? Our forefathers preserved all the rivers. You will be able to get a good water, protected water. Now, even if you're putting bore wells, 1,000 feet you go, you are getting polluted water only. सरकार ने देश की पवित्र नदी गंगा की सफाई के लिए प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब इस बाबत एक कानून बनाने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। गंगा की सफाई के लिए मोदी सरकार के प्लान के मुताबिक गंगा नदी में अब कूड़ा फेंकने वालों की खैर नहीं। नदी में कूड़ा फेंकने और थूकने पर 10 दिन की जेल हो सकती है या फिर 1000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो वाराणसी और हरिद्वार में गंगा नदी के सफाई अभियान के लिए 1 घंटे का साउंड शो भी लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा। मालूम हो कि केंद्रीय जल संसाधन एवं नदी संरक्षण मंत्री उमा भारती ने हाल में कहा था कि भारत सरकार गंगा तथा देश की अन्य नदियों के विकास और स्वच्छीकरण को लेकर अगले 90 दिन के अंदर विशेष योजना देश के सामने रखेगी।
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की बदहाली को लेकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह आपके एमएलए डॉक्टर हर्षवर्धन के घर पहुंचे और बिजली संकट पर कदम उठाने की मांग की। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि इतनी पावरफुल सरकार के रहते दिल्ली में इतना पावर कट क्यों है। मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि हर्षवर्धन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब तो उसी की सरकार है। आपके इन आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस बदहाली के लिए कांग्रेस और आप जिम्मेदार है। हर्षवर्धन ने कहा, मैंने आपके विधायकों को सुझाया कि वह अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस से पूछें कि काम करने के बजाय 49 दिन धरना क्यों दिया। केजरीवाल से पूछे कि बिजली की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। वहीं दिल्ली में बिजली संकट पर चली 2 घंटे की मैराथन बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली संकट के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही गोयल ने दावा किया कि 2 से 10 दिन के अंदर बिजली किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने यह भी दावा किया कि जल्द ही बवाना प्लांट को ठीक कर लिया जाएगा, जिससे बिजली संकट से थोड़ी राहत मिलेगी। That my government under the new leadership has only taken charge 2 weeks ago, but we have had a government for 15 years which was completely insensitive to the growing demand of Delhi and which has failed to provide the needs of the infrastructure on all these 3 lines. And we are assisting the Delhi companies, the Delhi power companies. By restoring these 3 lines, we will work 24/7 and get them up and about. Latest within 2 weeks, internal deadline is 10 days. यूपी में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों का मुद्दा राज्यसभा में भी गूंजा। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा में उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। हालांकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन मायावती ने यह मुद्दा उठाकर सदन के माहौल को हंगामेदार कर दिया। जैसे ही मायावती ने यूपी में बढ़ रहे अपराध और उसे रोकने में नाकाम हो रही समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा, वैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य राज्यसभा के सभापति के आसंदी के पास जाकर सपा सरकार को हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। सभापति हामिद अंसारी के समझाने पर भी कुछ देर तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में एक सड़क हादसे में हुई केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मुंडे की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। पिछले सप्ताह बीजेपी के पार्षद पांडुरंग फुंडकर ने विधान परिषद में ये कहा था कि गोपीनाथ मुंडे पार्टी के अंदर भी संघर्ष कर रहे थे और पार्टी को छोड़ना चाहते थे, जिसके बाद राजनीतिक जगत में खलबली मच गई थी। विधान परिषद के अध्यक्ष शिवाजी राव देशमुख ने भी एक मांग की थी कि मुंडे की मौत पर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने सदन को सूचित किया था कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिखी है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great holidays. Nisa Vacation Club. जानो दुनिया की खास पेशकश, आज का मुद्दा अब नए अंदाज में, सोमवार से शुक्रवार हर रात 8:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर।